Hi friends, it's it's Satyapriya, and tonight we'll start a new topic. एक नए विषय पर हम लोग बात करेंगे। एक अच्छा निबंध, एक अच्छा ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, हाउ टू राइट ए गुड ऐसे फॉर यूपीएससी एग्जाम और फॉर एनी अदर एग्जाम और फॉर एनी पेपर, हाउ टू राइट ए गुड कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस्ड ऐसे। इट्स क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक। सबसे पहले जो पहला काम हमें करना है आफ्टर गेटिंग द ऐसे क्वेश्चन पेपर, वी हैव टू जीरो इट, हमें एलिमिनेट करना है। फॉर द फर्स्ट 10 minutes, say we have been given 5 topics, we have to select one topic. Selection through elimination, from toughest to the easiest. जो हमें टॉपिक्स मिलते हैं वो हर एप्टीट्यूड को देखते हुए होते हैं। जो क्वेश्चन सेटर्स होते हैं जब भी टॉपिक मिलते हैं वो हर एप्टीट्यूड, हर आपकी जो प्रवृत्ति है, आपका जो इंटरेस्ट है, उसमें फिक्शन का भी होता है पार्ट, फिलॉसफी भी है, हिस्टोरिकल भी एसेस हैं, सोशल इश्यूज़ पर भी रहते हैं, साइंस फिक्शन भी है। तो हर प्रकार का है, हर टू कैटर टू द एप्टीट्यूड ऑफ एवरी स्टूडेंट, एवरी कॉम्पिटिटर, वो उस तरह से सेट किए जाते हैं। तो हम लोग ये देखेंगे, सबसे पहले हम लोगों को अपने एटीट्यूड की जानकारी ले लेनी है। वी शैल फाइंड आवर एटीट्यूड, आवर लीनिंग, हमारा क्या इंटरेस्ट है, हमारा नेचुरल इंटरेस्ट किस तरफ है, हमारा फ्लेयर किस तरफ है, हमारे विचारों का प्रवाह, हमारा मन किस ओर जाता है। तो टफेस्ट से ईजीएस्ट की तरफ हम लोग अपना एलिमिनेशन अपने हिसाब से करते हैं, और पहला 10 मिनट ज़रूर इस सिलेक्शन में लीजिए। फिर आप देखिए कि वो सारे एसेस, मान लीजिए 5 ऐसे आपको मिले हैं, तो पाँचों में आपके पास कितने एम्यूनिशंस हैं। आप उन पाँचों को थोड़ा थोड़ा डील करके उनका स्केलेटन बना के, एक स्ट्रक्चर बना के देखिए कि आप किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। और जब फाइनली आप इस तरह से देखते हैं तो फिर आप उसके बाद जीरोइंग करने के बाद जब सेलेक्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि फिर जो टॉपिक है आपके सामने, जिस पर आप सबसे अच्छी तरह, जो सबसे ज़्यादा पकड़ आपकी है, जिसको आप सबसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से लिख सकते हैं, उस टॉपिक को आप चुनते हैं। उसके बाद अगले 20 मिनट कम से कम उस टॉपिक का एक स्ट्रक्चर बनाने में लगाइए। और ये स्ट्रक्चर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, उसी स्ट्रक्चर में हम लोग अगर अतिवाद में चले जाते हैं तो उस टॉपिक के किसी सब टॉपिक को बहुत हाईलाइट कर देते हैं और बाकियों की उपेक्षा कर देते हैं, जबकि पूरा वी शैल बी फोकसिंग ऑन द पॉइंट, जो जैसे कहा गया है कि लुकिंग एट द लार्जर पिक्चर एंड येट नॉट मिसिंग द फाइनल डिटेल्स। तो हमें लार्जर पिक्चर को पहले देखना है, जो मैक्रो लेवल है, उसके बाद उसमें फाइनल डिटेल्स को भरना है। तो स्ट्रक्चर बनाना, एक अच्छा ऐसे लिखने के लिए उसका स्ट्रक्चर बनाना सबसे इम्पॉर्टेंट। और उस स्ट्रक्चर को तैयार करने में उसके जो उपांग हैं, उसके जो वेरियस सब टॉपिक्स हैं उस टॉपिक का, उनको हमें देखना होगा। जैसे सपोज सबसे पहले हम उसका एक बैकग्राउंड के बारे में लिखेंगे। उसका बैकग्राउंड में भी है, उसमें हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों अप्रोच रखना होगा। जो वर्टिकल ये इस प्रकार से कि हमें डीप डाउन पहले जाना होगा। जो 3 डायमेंशनल व्यू एक ये है कि पहले बैकग्राउंड में हमें डीप डाउन जाना होगा। कैसे कोई थॉट है या कोई टॉपिक है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी क्या यूटिलिटी है, किस प्रकार से ओवर द ईयर्स वो इवॉल्व हो करके आज हमें किस रूप में हमारे सामने। तो उसके बैकग्राउंड को हम लोग लिखेंगे, और बैकग्राउंड भी एक सुंदर पैराग्राफ में और एक अच्छी शुरुआत के साथ हम लोग उसके बैकग्राउंड के बारे में लिखेंगे। और बैकग्राउंड में उसके नीड, उसके रेलेवेंस के बारे में हम लोग लिखते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन जो है सबसे इम्पॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन मेक्स और मार्क्स द इम्प्रेशन, वो इम्प्रेशन बनाता है या बिगाड़ता है। और इंट्रोडक्शन में हमें पूरे एसेंस को कैप्चर करना है, पूरे भाव को कैप्चर करना है, उस पूरे टॉपिक को कैप्चर करना है, उस टॉपिक के सभी डायमेंशन को, जैसे गागर में सागर भरना होता है उस प्रकार से करना है। सभी डायमेंशंस को एक पैराग्राफ में, एक बैलेंस एक पैराग्राफ में लिखना है, पूरे उसको इनकैप्सुलेट करके। आप जिस तरह से बचपन में अगर हम लोग लट्टू न जाते थे, तो जिस तरह से लट्टू को पूरी तरह से रस्सी से ग्रिप करके उसके बाद फिर वो नाचता रहता था, तो बिल्कुल शुरुआत उस लट्टू को फेंकने की तरह, जिसमें पूरी तरह से आप एक ग्रिप में ले लेंगे कि एसेंस ऑफ द टॉपिक जो है, स्पिरिट ऑफ द टॉपिक, वो उस पूरे एसेंस को, पूरे स्पिरिट को आप को लिखते हैं आप उसमें उसके इंट्रोडक्शन में। और जब इंट्रोडक्शन एक पूरी तरह से एसेंस आप गागर में सागर भर देते हैं, तो उसके बाद इंट्रोडक्शन से ये हर एक पार्ट को हमें डील करना है, एक एक पार्ट को हमें डील करना है, उसके उपांगों को डील करना है।
फिर हम जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले उनके वेरियस डायमेंशंस देखिए, किसी भी कोई भी कोई कोई भी इशू है, किसी कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके 4-5 तो मेजर एनालिटिकल उसके डायमेंशंस होते हैं, 4-5 मेजर एनालिटिकल पॉइंट्स हैं जिस पर हमें उस पूरे टॉपिक को समग्रता से कॉम्प्रिहेंसिवली देखना होता है। तो उन 4-5 या 6 मेजर एनालिटिकल पॉइंट्स जो है उनको हम लोग पहले उन पर पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं, किस प्रकार से वो पॉइंट हैं और कैसे हम लोग उनको कवर करेंगे। जैसे सपोज़ कि सबसे पहले हम लोग जब बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जब उसके मेन बॉडी में आते हैं, जब मेन बॉडी ऑफ द एसे है, तो व्हेन वी कम टू द मेन बॉडी ऑफ द एसे, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उसके जो सोशल डायमेंशंस हैं, सोशल डायमेंशन को कोई किसी भी सब टॉपिक को हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले हम लोग उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल उसके पूरे एक्सपेंशन को देखेंगे। सोशल डायमेंशन में आप फैमिली से, एक इंडिविजुअल से शुरू कर सकते हैं, इंडिविजुअल, फिर फैमिली, फिर नेबरहुड, फिर उस सोसाइटी, और सोसाइटी के बाद उस सोसाइटी जो मतलब एक विलेज या टाउन की सोसाइटी है, और उसके बाद प्रोविंस, नेशन और इंटरनेशनल। हर सोशल इम्पैक्ट उसका जो है, उस टॉपिक का जो सोशल डायमेंशन है, वो परिवार से शुरू होकर, व्यक्ति से शुरू होकर पूरे समष्टि तक, व्यष्टि से समष्टि तक, अर्थात व्यक्ति से शुरू होकर पूरे वर्ल्ड को किस प्रकार से वो प्रभावित कर रहा है, इसे हम लोग इसमें लेते हैं और उसका इफ़ेक्ट देखते हैं, उसका इफ़ेक्ट, उसका प्रभाव जो उस पर कैसे पड़ता है। इस तरह से सोशल इंडिविजुअल से शुरू करके अंतर्राष्ट्रीय समाज तक हम लोग जाते हैं। उसके बाद सामाजिक के बाद जो राजनीतिक उसका जो पहलू होता है, जो उसका पॉलिटिकल पहलू होता है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पॉलिटिकल पहलू में भी फिर उसी प्रकार से हम लोग एक इंडिविजुअल से लेके और उसके बाद फिर नेबरहुड से लेके फिर उसके वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट की ओर देखते हैं, वर्ल्ड वाइड उसका इम्पैक्ट क्या है वहाँ देखते हैं। अभी जैसे जियो पॉलिटिक्स है, तो जियो पॉलिटिक्स को हम लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे, जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स है, तो पॉलिटिकल इश्यूज़ की जब भी हम लोग चर्चा करेंगे तो वो आइसोलेशन में नहीं रहेगा। जब हम एक ऐसे लिख रहे हैं किसी भी टॉपिक पर, तो वो कोई हमारा एक उसका जो उपांग है, एक जो उसका सब टॉपिक है, उसका जो पार्ट है, वो कभी आइसोलेशन में नहीं रहेगा। एक तारतम्यता रहेगी, एक सूत्रता रहेगी, एक बद्धता रहेगी। वो एक सूत्र में पिरोना है, एक स्ट्रिंग में आना है। दे हैव टू बी वन नेकलेस, और उसमें जो अलग अलग उसके बीट्स हैं उसको हमें बुनना है, उन्हें संजो करके एक एक सुंदर माला का आकार देना है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जियो पॉलिटिक्स है, उन सारी बातों की चर्चा करते हैं। फिर उसके आर्थिक पहलू जो हैं, जो आर्थिक पक्ष आज सबसे प्रबल है, सबसे महत्वपूर्ण है, तो आर्थिक पक्ष को भी हम लोग देखते हैं। और आर्थिक पक्ष में भी फिर उस टॉपिक का इवोल्यूशन जो है, उसका जो उद्भव है एंशिएंट पीरियड से प्रिमिटिव, मतलब सबसे पहले वाले शुरुआत से एंशिएंट पीरियड से मेडिवल, और उसके बाद मॉडर्न पीरियड या पोस्ट मॉडर्निज्म में किस प्रकार से इवॉल्व हुआ है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट किया है, उसे हम लोग देखते हैं। और फिर उसका ये तो वर्टिकल हुआ, और फिर हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन में फिर हम लोग उसी तरह से उसका प्रभाव, अर्थव्यवस्था का प्रभाव एक व्यक्ति और परिवार से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय समाज तक उसे ले आते हैं। मतलब किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, एक परिवार की जो अर्थव्यवस्था है, सब पर कैसे उसका आर्थिक प्रभाव है, उसको भी हम लोग उसी प्रकार से डील करते हैं। मतलब एक तो हम लोग वर्टिकल ले आते हैं, पुराने समय से अभी तक का इवोल्यूशन, आर्थिक इवोल्यूशन, और उसको फिर ये हॉरिजॉन्टली ले जाते हैं, जिसमें एक इंडिविजुअल से, एक परिवार से लेकर उस राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसके जो आर्थिक प्रभाव हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार से जो कल्चरल एस्पेक्ट को भी इसी तरह से हमें देखना है। कल्चर भी एक आइसोलेशन में नहीं है, वैक्यूम में नहीं है, उसका भी इवोल्यूशन हुआ है और उसका भी एक प्रभाव है, एक सॉफ्ट पावर है। तो कल्चरल एस्पेक्ट को भी हम लोग उसी तरह से आगे बढ़ाते हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट जो है, रिलीजियस में स्पिरिचुअल को ज़्यादा फोकस करना है, जो उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है, प्रभाव है, साइकोसोमेटिक प्रभाव है, साइकोलॉजिकल प्रभाव है, शांति बनाने के लिए, या जो भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है उसको लिखते हैं। एक सकारात्मकता का पुट लिए हुए हम लोग पूरे उसको डील करते हैं, उसके उपांगों को, उसके सब पार्ट्स को हम लोग डील करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पहले सोशल, फिर पॉलिटिकल, फिर इकोनॉमिक, फिर रिलीजियस, कल्चरल, उसमें स्पिरिचुअल भी हम लोग जोड़ सकते हैं। उसके बाद अभी तकनीक का बहुत बड़ा इंटरवेंशन हमारे लाइफ में हुआ है, टेक्नोलॉजी का। मैं भी ये बोल पा रहा हूँ तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से यहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ। तो उस तकनीक को हम लोग को बहुत डालना है, और तकनीक में जो इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे अभी हम लोग ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं,
कार्बन एमिशंस को कम करने की बात करना है। तो तकनीक में जो तकनीकी इंटरवेंशन है उसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट को हम लोग रखते हुए और फाइनली ये देते हैं कि पॉजिटिव को एक एसेंडेंसी देनी है। जब भी हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट किसी भी टॉपिक पर किसी भी निबंध को लिखने में करते हैं तो अल्टीमेटली तो उसकी पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसका ट्रायम्फ होना चाहिए, उसकी विजय होना चाहिए, वो डोमिनेट करना चाहिए। इस प्रकार से तकनीकी प्रभाव है। उसी प्रकार से पर्यावरण, आज के समय आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर हमारे लाइफ में है, हमारे इस प्लेनेट को बचाने के लिए। तो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, एनवायरमेंटल असेसमेंट है, उसके जो फैसेट्स एनवायरनमेंट के, पर्यावरण के क्षेत्र में जो पर्यावरण पर उसका प्रभाव या उस टॉपिक को पर्यावरण से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। और इसके बाद इन सारे उपांगों को, ये मैं एक सामान्य टॉपिक की बात कर रहा हूँ जो सबसे एवरेज है। जैसे सपोज कि जब आप एक टॉपिक को चुनते हैं तो उसमें आप ये देखते हैं कि जो टॉपिक कॉमन है, कॉमन टॉपिक आपको हमेशा अच्छे मार्क्स फेच करेगा। कॉमन टॉपिक्स में आपके पास ज़्यादा कैनन फॉडर है, आप ज़्यादा बातें लिख सकते हैं, ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा ब्रॉड, और सभी एस्पेक्ट्स को आप अगर कवर करेंगे तो निश्चित रूप से यू विल गेट 60 to 70% मार्क्स। 60 से 70% अंक आपको आ जाएगा। वो एक बैलेंस करता है, वो एक श्योरिटी। तो इसमें फिर कंक्लूजन में हम लोग मिडिल ऑफ द रोड नहीं चलेंगे, अतिवाद से बचना चाहिए, और कुछ लीनिंग्स जो है वो हमेशा आपके साथ होनी चाहिए। जैसे प्रो वुमेन अप्रोच आपका होना चाहिए, जैसे प्रो डिसएडवांटेज सेक्शन आपका अप्रोच होना चाहिए, प्रो मार्जिनलाइज सेक्शन जो है उनके तरफ आपका नज़रिया, संवेदनशीलता का रहना चाहिए। और अंत में कंक्लूजन में मैं अपनी तरफ से ज़रूर ये बात कहूँगा कि कंक्लूजन तो ठीक है, वो फिर से एक बार पूरे टॉपिक को इनकैप्सुलेट कर रहा है, पूरे टॉपिक का सार संक्षेप है, लेकिन उसमें अपनी ओर से एक ओपिनियन ज़रूर दीजिए, अपना एक अभिमत ज़रूर दीजिए, एक्सप्रेस योर ओपिनियन। एक अपना उसमें पॉजिटिव एंड उसका कीजिए, उसके एंड को धुंधला मत छोड़िए, उसके एंड को अनडिसाइडेड मत छोड़िए। टेक अ स्टैंड एंड दैट शुड बी पॉजिटिव। एक आप उसमें अपनी सलाह, अपना व्यू पॉइंट ज़रूर दीजिए, और दैट व्यू पॉइंट शुड बी पॉजिटिव, दैट व्यू पॉइंट शुड बी फॉरवर्ड लुकिंग, दैट व्यू पॉइंट शुड बी प्रोग्रेसिव। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जब एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक कॉमन टॉपिक लेते हैं, सपोज जो कॉमनेस्ट टॉपिक है, तो उसमें हम लोग इस प्रकार से उसका पहले बैकग्राउंड लिखते हैं, उसके बैकग्राउंड पहले बताते हैं, एंशियंट पीरियड से आज तक का इवोल्यूशन, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन में उसके सारे पार्ट्स को लेते हुए हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देते हैं, और इंट्रोडक्शन के बाद जो पैराग्राफ्स में हम लोग उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, जितने भी उसके एस्पेक्ट लिखते हैं, बताते हैं, वो सारे एस्पेक्ट, वो सारे पैराग्राफ जो है, हम लोग, कोई पैराग्राफ वेवर्ड नहीं होना चाहिए, कोई पैराग्राफ मूल विषय से डिटैच नहीं होना चाहिए, कोई पैराग्राफ जो है विषयांतर नहीं होना चाहिए। उसी विषय को किसी न किसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसी विषय से जुड़ा होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग 6-7 जो मेजर एनालिटिकल पॉइंट्स, जैसा मैंने 4-5 कहा था, उसी के उपांग हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को डील करने के बाद व्हेन वी कम टू द कंक्लूजन में निश्चित रूप से आप अपना व्यू पॉइंट एक ज़रूर दीजिए, मिडिल ऑफ द रोड कंक्लूजन दीजिए। उसमें प्रो वुमेन या प्रो डाउन ट्रोडन, प्रो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आपका अप्रोच होना चाहिए, और अपनी ओर से एक सुझाव, अपनी ओर से एक फॉरवर्ड लुकिंग, एक पॉजिटिव अपना सजेशन भी दीजिए। तो इस प्रकार से हम एक बैलेंस और एक निश्चित एक ऐसा ऐसे लिख सकते हैं जिससे आप मतलब हमेशा ये गारंटी रहेगी कि आप अच्छे अंक पाएंगे। अब ऐसे दूसरे तरह के भी हो सकते हैं, उसमें दूसरे टॉपिक, जैसे फिलोसॉफिकल टॉपिक है। सपोज जो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स है, जैसे सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता, ट्रूथ इज़ लिव्ड, उसे कोई सिखा नहीं सकता। तो जब एक इस प्रकार के टॉपिक आते हैं तो उसमें फिर आपको बहुत ज़्यादा कैनन फॉडर, बहुत आप लंबा चौड़ा ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लेकिन आपका पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड होना, आपकी पूरी पकड़ होनी चाहिए विषय पर। और उसमें जब स्पिरिचुअल, वो टॉपिक छोटा होगा लेकिन उतना ही कंसाइज होगा, लेकिन उतना ही उसमें सारी चीज़ें, सारा क्रीम उसमें डालना होगा आपको। जैसे डीप डाउन आपको जा करके अगर ये है ऐसे कि सत्य जिया जाता है, सिखाया नहीं जाता, तो आपको डीप डाउन उपनिषदिक थॉट से लेकर के उसका इवोल्यूशन एंशियंट पीरियड में, मेडिवल पीरियड में, भक्ति मूवमेंट, और उसके बाद मॉडर्न पीरियड में किस प्रकार से उसके लाइव एग्जाम्पल्स के साथ आपको बताना होगा। आपको भगवान बुद्ध से लेकर महात्मा गांधी तक का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम लोग इस तरह का जब फिलोसॉफिकल टॉपिक ले रहे हैं तो उसमें हमें एग्जाम्पल्स भी साइट करने होंगे, लाइव एग्जाम्पल्स जो कंटेम्प्रेरी प्रेजेंट वर्ल्ड से है या पास्ट के एग्जाम्पल्स है जिन्होंने सत्य को जिया है।
हम महात्मा बुद्ध का एग्जाम्पल ले सकते हैं, शंकराचार्य का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इस तरह से एग्जाम्पल के साथ उसे ये करेंगे। और वो शॉर्ट लेंथ का है, लेकिन आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड उसमें होना चाहिए। और जो मैंने पहले भी कहा है कि सभी पैराग्राफ जो उसके हैं वो मेन बॉडी से हमेशा रिलेटेड होना चाहिए। अनरिलेटेड पैराग्राफ मत लिखिए, बहुत ज़्यादा मत लिखिए। तो इस तरह से हम लोग फ़िलोसॉफ़िकल टॉपिक को भी हम लोग ये कर सकते हैं। और आपका लैंग्वेज पर एक जो कॉमन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज पर आपका कमांड जो है वो बिल्कुल, लैंग्वेज पर आपका कमांड होना चाहिए। और वर्ड सिलेक्शन पर आपका कमांड होना चाहिए कि जो शब्द आप लिख रहे हैं उसका भाव वही है जो आप लिखना चाहते हैं, जो आप कहना चाहते हैं। उन्हीं शब्दों का चयन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा उन्हीं शब्दों को लिखें। नेवर पैनिक, कभी पैनिक नहीं हुई, कभी हेस्टिली उस काम को उसे नहीं कीजिए। टेक योर टाइम, आपको बहुत समय मिलता है। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि 10 मिनट पहले आप जीरोइंग कीजिए, उसमें से एक जो अपना सबसे अच्छा टॉपिक है निकालने के लिए, फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनाइए 20 मिनट में, तब राइटिंग स्टार्ट कीजिए। तो एक बार जब आप पूरा एक सर्किल, पूरा एक बॉडी बना लेते हैं, व्हेन यू सी द लार्जर पिक्चर, तो उसके फाइनल डिटेल्स भरना वो एक मैटर ऑफ टाइम है। और यू गो स्टेप बाय स्टेप। आप उसके सारे जो कैनवास पर बिछा लेते हैं, सारे जो उसके कार्ड्स हैं, यू स्प्रेड योर कार्ड्स। उसके बाद उन खानों को, उन बॉक्सेस को आपको भरना होता है, सूटेबली भरना होता है। उसी प्रकार से एक कुछ इस प्रकार के भी ऐसे होते हैं जो कि वियर्ड टॉपिक पर हैं, ऑफ बीट टॉपिक्स के हैं, फिक्शन है, फिक्शंस के से रिलेटेड है। जैसे सपोज कि राइज ऑफ कल्ट फिगर्स है इन इंडिया, या फिर चंद्रमा की यात्रा। इस तरह कोई भी फैंसी टॉपिक है जिसको आप अगर लेते हैं, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप पहले कंफर्टेबल रहना चाहिए। अपने कंफर्ट जोन से निकल के आप कोई फ्लेम्बॉयंस ये करने के लिए या फिर कोई रिस्क लेने वाली बात इसमें नहीं है। अगर आप में वो फ्लरिश है, अगर आप उस तरह से शब्दों का एक इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी उस लेवल की है कि आप बहुत अच्छा ताना बाना बुन सकते हैं, तो फिर तभी आप फिक्शनल टॉपिक को, तभी आप उस तरह के ड्रामेटिक इम्पैक्ट वाले टॉपिक्स को लीजिए। क्योंकि उसकी शुरुआत भी एक अलग अंदाज में होगी। वो कोई स्टीरियोटाइप शुरुआत नहीं हो सकती है। जैसे मान लीजिए कल्ट फिगर का है, तो आप एक ड्रामेटिक शुरुआत देनी होगी कि सारे लोग बैठे हुए थे, और एकाएक वहाँ गुरुजी आते हैं, जो कल्ट फिगर वो आते हैं, और एकाएक सभी और लाइट हो जाती है, गुरुजी का चेहरा ग्लो कर रहा था। मतलब इसको बहुत अच्छे शब्दों में आपको एक ड्रामेटिक, एक सिचुएशनल स्टार्ट, एक मतलब किसी इंसिडेंट से स्टार्ट करना होगा। और जब आप किसी इंसिडेंट से स्टार्ट करते हैं और वो इंसिडेंट आपकी आइडियोलॉजी को, आपके विचारों को प्रदर्शित करता है, उस इंसिडेंट से आप अपने फॉरवर्ड योर व्यूज़ उस तरह से आप लेके चलते हैं। और उसमें आपका लिटरेरी फ्लरिश जो है, आपकी इमेजिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके शब्द वो अतिवाद में नहीं, फिर मैं वही कहूँगा, अतिवाद में नहीं जाना है, अपने प्रिजुडिसेस को नहीं सामने लाना है। आप जो भी लिखेंगे वो बिल्कुल बैलेंस करके लिखेंगे, और दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को न्याय देंगे, और उसके काउंटर पॉइंट्स, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों को बराबर रूप से लिखेंगे, दोनों रूप से न्याय करेंगे, और लास्ट में एक पॉजिटिव नोट पर उसे ख़त्म करेंगे। पॉजिटिव नोट पर ख़त्म करना बहुत आवश्यक है, तभी आप उसके साथ न्याय कर सकते हैं। तो इस तरह के टॉपिक जो है, इसमें अगर आप में लिटरेरी फ्लरिश है, या फिर आप ये सोचते हैं कि नहीं मैं इसे कंफर्टेबली लिख सकता हूँ, तो फिर आप उस तरह से ये करेंगे। लेकिन उसमें किसी तरह से आपका कोई प्रेजुडिस नहीं झलकना चाहिए। इट शुड बी इवनली बैलेंस्ड, वो बिल्कुल एक बैलेंस होना चाहिए उसमें। तो मेरा सजेशन ये है कि मतलब आप अपने तैयारी को देख लें, और अपने हिसाब से आप ये देख लें, और मिडल ऑफ द रोड आप अगर मतलब रादर देन गोइंग फॉर ए फ्लरिश, गो फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव वन। जो कॉमन टॉपिक है वो निश्चित रूप से आपके पास ज़्यादा एम्यूनिशन है कॉमन टॉपिक को ये करने के लिए, ज़्यादा फुलसम उसमें आप ये कर सकते हैं। तो चांसेस आर ब्राइट कि आप 65% 70% मार्क्स उसमें ला सकते हैं, रादर देन, ये तो निश्चित है, रादर देन गोइंग फॉर द फैंसीड वंस। और फैंसीड वंस में आप तभी जाइए जब आपका इमेजिनेशन या आपके लिटरेरी साहित्य में आपकी रुचि है, आप शब्दों के बाजीगर हैं, आप अच्छे शब्द और अच्छे इमेजिनेशन को वहाँ पर उस एग्जामिनेशन हॉल के कॉन्स्टेंट्स में एक अच्छा इमेजिनेशन को आप वहाँ यू कैन ब्रिंग फोर्थ गुड इमेजिनेशन, या फिर आप एक ड्रामेटिक इम्पैक्ट वहाँ क्रिएट कर सकते हैं। तब तो फिर मैं ये कहूँगा कि वो इवन 80% से भी ज़्यादा आपको मार्क्स दिला सकता है। लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन योर
राइटिंग स्किल्स में आप कितना फ्लरिश और कितना इमेजिनेशन आप ला सकते हैं। तो ऑफबीट वंस भी एसेज हैं, और मतलब ये भी हैं जो अपने जो मतलब अपने कॉमन टॉपिक्स भी हैं। कॉमन टॉपिक जो सेफ़ अगर आप प्ले करना चाहते हैं, आप एक निश्चित मार्क्स लाना चाहते हैं, एक अच्छा हायर साइड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो फिर कॉमन टॉपिक है जिसमें आप कॉम्प्रिहेंसिवली उसके सारे एनालिटिकल पॉइंट्स को, सारे फीचर्स को डील कर सकते हैं। और फिलोसॉफिकल टॉपिक है तो फिर आप एंशिएंट इंडिया से लेके अभी तक और वर्ल्ड वाइड भी उस पर जो वो बहुत लेंथी ऐसे नहीं होगा, लेकिन उसमें भी सारे फीचर्स को और लाइव एग्जांपल्स के साथ आपको कोलैबोरेट करना होगा अपनी बातों को। छोटा रहेगा, उसमें बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और जो फिक्शन टाइप के हैं, या जिस तरह से एक जैसे मेरी चंद्रमा यात्रा इस टाइप के जो है, उसमें फिर आपका पूरा इमेजिनेशन और आपका लिटरेरी फ्लरिश जो है, आपकी शब्दावली है, आप किस तरह से सुंदर वाक्यों की रचना करते हैं, किस तरह से फिक्शनल वाक्यों की, एक फिक्शनल काल्पनिक इंसिडेंट्स की रचना करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोग एक ऐसे को लिखते हैं, और ये बहुत, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ऐसे जो है बहुत बहुत अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं, बहुत आसानी से अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है। बस रादर दैन रशिंग फॉर इट, आप पहले 10 मिनट एलिमिनेशन में जाइए। टफेस्ट से लेकर के आप अपने हिसाब से अपने एप्टीट्यूड को जानिए, और टफेस्ट अपने हिसाब से, टफेस्ट से लेकर सिंपलेस्ट पर आइए, और उसके बाद जब सिंपलेस्ट पर आते हैं जो आपके हिसाब से सबसे आपके लिए अच्छा है, तो फिर कम से कम 20 मिनट उसमें उसके पूरे अंगों उपांगों को लिखिए, उसके पूरे डायमेंशंस को लिखिए, उसके सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, एनवायरमेंटल, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उन सारे एस्पेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सारे एस्पेक्ट्स को लिखिए। और उसके बाद फिर कंक्लूजन जो है वो भी मिडिल ऑफ द रोड, जैसा मैंने कहा, वो भी प्रो वुमेन रहना चाहिए, प्रो मार्जिनलाइज सेक्शन रहना चाहिए। और अंत में एक अपना सजेशन ज़रूर आप दीजिए कि ये ऐसा होना चाहिए। वो सजेशन मेरा इसलिए कहने का तात्पर्य है कि एक पॉजिटिव नोट पर उस ऐसे को ख़त्म होना चाहिए, दैट ऐसे शुड एंड एट ए पॉजिटिव नोट। तो इस तरह से दोस्तों, एक सुंदर ऐसे लिखना एक बहुत एक्साइटिंग है, एक अच्छा ये है, आप उसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। और नेचुरली हर व्यक्ति का एक एप्टीट्यूड है, एक अपना अपना झुकाव है, तो उस झुकाव को आप पहचानिए, आप किस क्षेत्र में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो और उस तरह से जब आपने अपने आप को ये पहचाना है, तो उस तरह से आप इस वेरियस टाइप्स ऑफ एसेस को आप डील कर सकते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैंने भी बिल्कुल एग्ज़ाम सिचुएशन की तरह बिल्कुल डायरेक्ट और बिना किसी कट के आपको ये मतलब मैसेज दिया है, ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो बिल्कुल कहीं मैं भी नहीं रुका हूँ। तो एग्ज़ाम सिचुएशन इज़ द सेम, वहाँ एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। आपको अपने अपने इनर उसकी जर्नी करनी है, अपने इनर सेल्फ की यात्रा करनी है। आपको अपने रिसोर्सेज को एग्जामिनेशन उसमें ना केवल अपने क्वेश्चन पेपर बल्कि अपने आंसर शीट और अपने विचारों का प्रवाह जो है एक स्वस्थ रूप से और लगातार उसको बनाए रखना है। और एग्ज़ाम सिचुएशन में अच्छा से अच्छा रिलैक्स होकर अच्छा से अच्छा ऐसे लिखना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको काम देगा। विशिंग यू वेरी वेरी गुड लक, और आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।